और फिर हम लोग ये भी सीख रहे थे कि पति पत्नी किस प्रकार से एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करेंगे। और इस प्रकार से इन वचनों को हम सीख रहे थे। और किसी को याद है, कोई भी बता सकते हैं, पति की 3 आवश्यकताएं क्या क्या है? पति 3 आवश्यकताओं को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखते हैं। जितने भी पति हैं या पुरुष हैं, वो 3 आवश्यकताओं को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखते हैं। वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? हम लोग थोड़ा से मैं जानना चाह रही हूँ कि कितना हम लोग याद रख पा रहे हैं चीजों को जो हम सीख रहे हैं। शॉर्ट में बोल सकते हैं कोई भी। पति की 3 प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी है? आप सब लोग जाग रहे हैं ना, कि सो गए सब लोग? यस। ओके, ठीक है। आप में से कोई भी नहीं कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग, मैं उसको फिर से, क्योंकि आज हम लोग उसी टॉपिक में पढ़ेंगे, तो मैं उसे फिर से बोल देना चाहती हूँ। हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने विवाह के संबंध में अपनी योजना को दिया है। और उन्हीं बातों को सीखते हुए हमने इस बात पर हम लोग डिटेल में गए कि पति और पत्नी की किस प्रकार की आवश्यकताएं विवाह के संबंध में रहती है, या वैवाहिक जीवन में कैसी आवश्यकताएं उनके बीच में है। और इसमें हम लोग देखे कि पति जिन आवश्यकताओं को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखता है, वो है, पहला आवश्यकता है यौन इच्छा संबंधी आवश्यकता, या हम इसको कह सकते हैं सेक्सुअल नीड। जो पति को आवश्यक होता है अपनी पत्नी से, वो सबसे प्रमुख आवश्यकता हम इसको कहेंगे। और दूसरी आवश्यकता है मनोरंजन संबंधी आवश्यकता, जहाँ पर उसे किसी पार्टनर की जरूरत होती है कि वो जितने भी एक्टिविटीज करता है अपने डेली लाइफ में, उसमें वो पत्नी के साथ वो चाहता है। तीसरी आवश्यकता जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे, वो है पति चाहता है कि उसकी जो पत्नी है वो आकर्षक दिखे। इस विषय में हमने देखा कि किस प्रकार से पति की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उसमें से सबसे प्रमुख या सबसे जो प्रमुखता से वो इन बातों को की चाह रखता है, या हम कहेंगे इन बातों की उसे आवश्यकता होती है। और यदि हम पत्नी की देखें तो पत्नी के संबंध में सबसे प्रमुख आवश्यकता जो है वो है स्नेह की आवश्यकता, जहाँ पर वो चाहती है कि उसे स्नेह प्रकट किया जाए। स्नेह किसी भी रूप में हो सकता है। उसे प्रतिदिन ये बात जताकर कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, या फिर उसके लिए कुछ ऐसी बातें करके जो उसे पसंद है। जैसे हम लोग उसको फूल दे सकते हैं, उससे उसे लगेगा कि हाँ, वो पति मुझसे प्रेम करता है, इस तरह की बातें। और दूसरी बात जो पत्नी को आवश्यकता है वो है अंतरंग बातचीत। वो चाहती है कि वो इंटीमेट कन्वर्सेशन करे। वो चाहती है कि एक गहरा और एक अंतरंग पत्नी की दूसरी आवश्यकता है, वो चाहती है कि उसका जो पति है उसके लिए ईमानदार रहे और खुलकर उसे अपनी बातों को रखे। तो हम लोग ये सभी चीजों को देख चुके हैं। आज हम लोग अन्य 2 आवश्यकताओं पर बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पत्नी को और
इस चीज की आवश्यकता है। चौथी बात जिसे एक महिला को आवश्यकता होती है वो चाहती है कि उसका जो पति है वो उसे आर्थिक सहयोग दे, यानी कि वो चाहती है कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 22 पद। कोई भी पढ़ सकते हैं, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका 22 पद। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। उससे आगे भी पढ़ सकते हैं सिस्टर। क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी धन्यवाद सिस्टर। तो हमने यहाँ पर देखा कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना पति पत्नी के संबंध में किस प्रकार से प्रकट हो रही है। और परमेश्वर चाहता है कि जितनी भी पत्नियां हैं वो अपने पति के अधीन रहें, जैसा प्रभु से हमारा संबंध है, जैसे हम प्रभु की अधीनता में रहते हैं, उसी प्रकार से पत्नियों को भी पति की अधीनता में होना चाहिए। देखिए, ये जो वचन है यहाँ पर हम लोग जब इस पर बात कर रहे हैं, इसको मैं जो पत्नियों की चौथी आवश्यकता है उससे जोड़ रही हूँ, जिसमें पत्नी चाहती है कि पति जो है उसे आर्थिक सहयोग दे। अब यहाँ पर आर्थिक सहयोग कहने का अर्थ यह है कि आज भले ही आज का जो सिनारियो हम देखते हैं, आज सोसाइटी जिस रूप में हमें दिखाई देती है, तो हर एक परिवार में पति पत्नी दोनों काम करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी हमें इस बात को भी समझना है कि परमेश्वर की योजना मूल रूप से क्या थी। पत्नियां काम कर सकती है आवश्यकता के अनुसार, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पति को ही मुख्य रूप से परिवार के प्रदाता के रूप में रखा है। प्रदाता मीन्स प्रोवाइडर के रूप में, जो परिवार की आवश्यकता को पूरी करे, फाइनेंशियल सपोर्ट को दे। ठीक है, तो ये पत्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कमाए या नहीं कमाए, या फिर वो अपना चॉइस अपने अनुसार वो चुन सकती है कि या तो वो अपने पति को सपोर्ट करे या फिर वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में पति की सहायता करे और घर के लिए चीजों को कमाए। लेकिन परमेश्वर ने जैसा रखा है योजना, उसके अनुसार पति से ये उम्मीद की जाती है कि वो परिवार का मुख्य के रूप में जिम्मेदारी संभाले। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या आर्थिक सहयोग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये परिवार के मुखिया द्वारा इसका जिम्मेदारी उठाना इसलिए जरूरी हो जाता है। जब पति इसकी जिम्मेदारी उठाता है तो क्या होता है, पति जो है वास्तव में परिवार में उस मुखिया की भूमिका को निभा पाता है। और यदि ऐसा नहीं होता है, कि अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी जो वर्तमान में जैसे चीजें हम देखते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो कई बार ये संभावना रहती है कि पत्नियां उसका जगह ले लेती हैं। और पत्नी जब उस अर्निंग पोजीशन में होती है, पत्नी जब कमाने के पोजीशन में होती है, तो वो फिर
उसके लिए एक टेम्पटेशन हो सकता है। टेम्पटेशन कहने का मतलब उसके लिए एक परीक्षा की बात हो सकती है, जहां पर वो अपने पति की अधीनता को छोड़ करके उसे डोमिनेट कर सकती है। इसलिए पति की ये स्वयं में ये जिम्मेदारी है कि वो परिवार को प्रोवाइड करने वाला होने पाए, फाइनेंस विशेष करके फाइनेंशियली जितना भी मनी की नीड है उस आवश्यकता को पूरा करने वाला होने पाए। जब पति ऐसा स्वयं से करेगा तो जो हेड का जो पोजीशन है वो पति का ही है। परिवार में जो मुखिया होता है वो पति ही होता है। हमने इस बात को भी सीखा कि किस प्रकार से हमें पैरेंटल ऑथोरिटी को छोड़ करके जो पत्नी अपने पैरेंटल ऑथोरिटी मतलब कि पिता अपने परिवार का जो अधिकार है उसे छोड़ करके और पति भी अपने परिवार के अधिकार को छोड़ करके वे दोनों मिलकर एक नया परिवार बनाते हैं। तो यहाँ पर वहां पर किस अधीनता में होते हैं, वहां पर मुखिया की जो भूमिका होती है उसे पति को निभाया जाना है और पत्नी उसका सहयोग करेगी। हम लोग इस बात को देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने भी जब सृष्टि की तो आदम को पहले बनाया और आदम को उस पोजीशन में रखा कि वो लीड करे, वो हेड का काम करे, वो मुखिया हो और जो पत्नी है उसका सहयोग करे। तो हमें इस भूमिका को समझना है। इस भूमिका को समझना अपने आप में कठिन हो सकता है और आज जिस रूप में महिलाओं को शिक्षा दी जाती है या सोसाइटी हमें जैसे सिखाता है तो पत्नियां भी चाहती है कि वो हेड की भूमिका में रहे। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? आज जैसे सोसाइटी हमें शिक्षा देती है तो पत्नियां भी चाहती कि वो परिवार का हेड रहे, लेकिन एक यूनिट, एक छोटा सा भी यूनिट जिस रूप में काम करता है तो वहां पर एक हेड होता है और उसके नीचे बाकी लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी उसकी नौकरानी या दासी के समान रहे। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही हूँ। पत्नी का जो भूमिका होगा वो सहयोग का होगा और वो किस बात में सहयोग करेगी, जो पति का जो विजन होगा, पति का जो दर्शन होगा उसमें वो सहयोग करेगी। और जब एक परिवार में दो लोग हेड बनने की कोशिश करेंगे, उस पोजीशन को लेना चाहेंगे तो वहां पर जरूर टकराव की बात उत्पन्न होगी। हमें इस बात को समझना है। इस बारे में हो सकता है कई सारे लोग अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसे ही है और जब ऐसा नहीं होता है तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। और मेरे हिसाब से इन बातों को मैं जब कह रही हूँ तो आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, लेकिन हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग उस पर आएंगे बाद में। अगर आपके मन में और भी बातें होंगी तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से पति को आर्थिक जो जिम्मेदारी है उसको लेना चाहिए। जब वो आर्थिक जिम्मेदारी लेता है, वो उस पोजीशन में होता है, अर्निंग पोजीशन में होता है, तो वो प्रॉपर जो मुखिया की भूमिका होती है उसे निभा सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है, अगर पति अर्न नहीं करता है, कमाता नहीं है, तो क्या होता है, महिला जो है उसका जगह ले लेती है। क्योंकि जो अ, हम डेली लाइफ में देखते हैं तो वहां पर फाइनेंस की भूमिका है, पैसों की आवश्यकता है, उसका रोल है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो जिसके पास जो प्रोवाइडर होता है उसके पास ऑटोमेटिकली कुछ अधिकार चले जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, कई बार पत्नियां के ऊपर ये परीक्षा आ जाता है कि वो पति की अधीनता को उतना अच्छे से स्वीकार नहीं कर पाती है। तो जरूर पत्नियों को भी कमाना चाहिए। अभी जैसे आवश्यकता है समाज में या फिर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जब वो अर्न करती है तो बहुत अच्छी बात है, कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें अधीनता को समझना है। जैसे हम लोग, परमेश्वर ने हमें कई अधिकार को दिए हैं, लेकिन हम उन सभी अधिकारों का इस्तेमाल प्रभु की अधीनता में होकर करते हैं। हम उससे बड़े नहीं हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम परिवार में अगर अर्न भी करते हैं एक महिला होकर के, तब भी हमें पति
की अधीनता में रहना है। और जरूर महिला अर्न कर सकती है, उसे करना भी चाहिए, लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि परिवार में जो मुखिया की भूमिका है वो मुख्य रूप से पुरुष के द्वारा निभाई जानी चाहिए। तो कई बार फाइनेंशियल अर्निंग का जो पोजीशन है जब वो चेंज होता है तो पत्नी के ऊपर इस प्रकार का टेम्पटेशन आता है जहां पर वो अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहती है। इसलिए पति इस बात की सच्चाई को जानते हुए स्वयं ही कमाने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि पत्नियां कमाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए उसे घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे इस रूप में देखना चाहिए कि मैं अपने पति की सहयोग कर पा रही हूँ। और इस प्रकार से जब पत्नी भी और अपनी भूमिका को समझेगी परिवार में और पति भी अपनी भूमिका को समझेंगे तो उन दोनों के बीच कभी भी मनमुटाव नहीं होंगे। तो वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से जो आर्थिक सहयोग है या आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी एक पुरुष से ये आशा की जाती है कि वो परिवार का प्रोवाइडर हो, वो परिवार को देने वाला हो। और इसके साथ में महिलाएं जब परिवार को संभालती है तो उसे कई सारे चीजों को की जरूरत होती है। जैसे उसे घर को बनाना है, कई सारे चीजों को परिवार को समेट कर रखने के लिए, सहेजने के लिए उसे परिवार की फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इस आवश्यकता के लिए भी पति को कमाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। और इस प्रकार से हमें समझना है कि चीजें क्या है, परमेश्वर के द्वारा क्या बातें दी गई है और हम उसे वर्तमान संदर्भ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं यदि कमाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसे ये भी समझना है कि मुझे पति की अधीनता में रहना है। अब ये जो अधीनता शब्द है इस पर भी बहुत बातें हो सकती है, लेकिन अधीनता कहने का मतलब कि जो पोजीशन है, हेड पोजीशन, वो हमेशा पुरुष के पास रहे और महिलाएं उसके साथ में तालमेल बिठा करके चले। और हमने इस बात को भी हम लोग देख रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष या महिला जो है परफेक्ट होते हैं या सिद्ध होते हैं। हम लोग सिद्ध तब होते हैं जब हम परमेश्वर की आत्मा से हमारा मेल होता है या परमेश्वर से हम जुड़ते हैं, तब हम एक परफेक्ट पर्सन बनते हैं। तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उनका संबंध जिस रूप में है, हम लोग वो वचन भी देख रहे थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कुरिन्थ में था कि पति पत्नी का और पत्नी पति का हक चुकाया करे। इस चीज को हम लोग देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उनमें परफेक्शन है, लेकिन वे एक दूसरे की कमी घटी में एक दूसरे के साथ में चलते हैं। जैसे यदि पति किन्हीं बातों में मजबूत है तो वहां पर पत्नी जो है उसके 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 अधीनता में होकर के काम करती है। वहां पति लीड करता है और पत्नी उसका सहयोग करती है। और पत्नी किन्हीं बातों में अच्छी है तो वहां पत्नी लीड करती है और फिर पति उसके साथ तालमेल बैठाते हुए चलता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पति किन्हीं बातों में कमजोर है तो पत्नी वहां पर सहयोग करेगी, और पत्नियां जिस बात में कमजोर है पति वहां पर सहयोग करेगा। इस प्रकार से परमेश्वर की योजना है और इस प्रकार से व्यवहारिक रूप में भी हम व्यवहार करते हैं तो परमेश्वर की उस आशीष को जो विवाह के रूप में मनुष्य जाति को दी हुई है उसका सही आनंद ले पाएंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें पति की आवश्यकता के विषय में देखना है। इसमें पति की जो आवश्यकता है वो है घरेलू सहयोग। पति को
घरेलू सहयोग की जरूरत होती है। घरेलू सहयोग कहने का मतलब पति को एक ऐसा वातावरण चाहिए जो शांत हो और जहां पर वो शांति के साथ अपने कामों को कर सके। ठीक है, ये चौथी आवश्यकता है जो पुरुष अपनी प्राथमिकता में रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पति अपनी प्राथमिकता में रखते हैं। वो पत्नी से उम्मीद करते हैं कि उसे घरेलू सहयोग दिया जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पति काम से आया लेकिन घर में पूरे अलग माहौल है। मान लेते हैं कि घर में ऐसा माहौल है कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, है ना, इस प्रकार का, या फिर पत्नी उस तरीके से चीजों को व्यवस्थित नहीं की हुई है, तो इससे पति को पर्सनली डिस्टर्ब महसूस होता है। तो उसे चाहिए कि एक ऐसा वातावरण हो जहां पर उसे घरेलू सहयोग मिल सके। तो पत्नियां जरूर यदि काम नहीं करती है तो उसे ऐसे वातावरण हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर वो पति को घरेलू सहयोग दे, चाहे वो काम के माध्यम से हो या फिर चीजों को व्यवस्थित करने के माध्यम से हो। तो इस प्रकार से ये पति की आवश्यकता है और महिलाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, यदि हाउस वाइफ हो महिलाएं तो इसके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जो अर्न करने वाली महिलाएं हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जो अर्न करने वाली महिलाएं हैं उन्हें भी घरेलू वातावरण को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं में वो क्षमता होती है। यदि हम देखें तो वो परिवार को संभाल कर रखना जानती है, जैसे कि बच्चों को वो शांत रखना जानती है, या फिर परिवार में अ, एक ऐसा माहौल बनाना जानती है जहां पर सभी चीजें सुविधापूर्ण रूप से रहे और सभी चीजें व्यवस्थित रहे। तो ये पुरुष की आवश्यकता है और पत्नी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं इस आवश्यकता को कि उसे एक ऐसा घर का वातावरण इस रूप में चाहिए जहां पर वो फाइनेंशियल अर्न करने के लिए भी उसे उचित वातावरण मिले, या फिर फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग पति करता है उसका जो दर्शन है उसे भी वो पूरा कर सके। तो इस प्रकार का वातावरण उसे चाहिए। तो एक पुरुष को एक ऐसा तनाव मुक्त वातावरण चाहिए जहां पर वो अपने कामों को कर सके, और पत्नी की ये जिम्मेदारी है कि वो घर की सारी चीजों को इस प्रकार से व्यवस्थित रखे, चाहे घर को साफ सफाई रखना हो या फिर अम, बच्चों के संबंध में जो भी बातें हैं उन सभी चीजों को एक घरेलू अच्छा वातावरण के रूप में पत्नी को इन चीजों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे कि किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए। तो अब जब घरेलू जिम्मेदारी की बात होती है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि घरेलू सहयोग, तो जब घरेलू जिम्मेदारी की बात होती है तो यहाँ पर कई सारी बातें हो सकती है। ठीक है, तो घरेलू जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी को ही करना चाहिए। वहां पर चीजें देखनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है ना जिसके लिए मैं एकदम नहीं बोल सकती कि हाँ आप ये करिए, ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन अम, कुछ चीजें वहां जो चीजें चल रही है उसके अनुसार की जानी चाहिए। मान लेते हैं कि महिला जो है अर्निंग पोजीशन में है, पुरुष जो है अभी तक वैसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें बदल सकती है, वहां पर थोड़ा अलग बात हो सकती है। और यदि वास्तव में ऐसा है कि पति कमा रहा है और पत्नी हाउस वाइफ है तो वहां चीजें बदल जाएंगी, और अगर दोनों अर्न कर रहे हैं तब भी चीजें बदल जाएंगी। तो ये सभी चीजों को जरूर मैं बता रही हूँ, लेकिन हमें ये भी समझना है कि किस प्रकार के वातावरण में हम कैसा व्यवहार करें। तो हम लोग इस समय में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से पत्नी को घरेलू सहयोग देना चाहिए। और जब काम की बात होती है, घरेलू कामों की बात होती है, तो
उसे भी हमें समझना है कि वो किस प्रकार से निपटाया जाना चाहिए। ठीक है, और जब ऐसा नहीं होता है, पति की जो ये आवश्यकता है, उसे का जो तनाव मुक्त घर उसे चाहिए, एक शांत और सुरक्षित वातावरण चाहिए। ये एक पुरुष की कल्पना में ये हमेशा से होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो कई बार विवाद उत्पन्न होता है। तो एक पति और पत्नी के बीच किस प्रकार से कामों को निपटारा किया जाना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो जिम्मेदारियों को पहचानना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पति जो है वो प्रोवाइडर हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक कंपलसरी ही है, लेकिन अगर प्रोवाइडर होता है तो पत्नी जो है स्वयं ही अधीनता में आ जाती है। ये फाइनेंशियल अर्निंग ऐसी चीज है जहां पर कुछ चीजें स्वतः ही संभव हो जाएगा। उस तरह की बात मैं कह रही हूँ। और सबसे पहली बात जो करनी है वो है जिम्मेदारियों की पहचान करना। तो सबसे पहले जिम्मेदारियों को पहचान करना है कि कौन कौन सी जिम्मेदारी पति उठा सकता है और कौन सी जिम्मेदारी पत्नी उठा सकती है। तो यहाँ पर जितने भी कार्य हैं, चाहे वो अर्निंग का काम हो या फिर जितने भी घरेलू काम है, उनका भी विभाजन करना चाहिए। जैसे काम का विभाजन पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। जैसे कुछ काम ऐसे होंगे जो पति जिसको करने में एक्सपर्ट होंगे या जिसको करने में सहज महसूस करते होंगे, तो उन कामों को पति को दिया जाना चाहिए। और कुछ काम ऐसे भी होंगे जहां पर पत्नियां निपुण होंगी उस काम को करने में, तो उन कामों को पत्नियों को उन कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे और उनके बीच में कार्य का विभाजन होगा और वे सही रूप में उसे निपटाएंगे, तो वे बढ़ सकते हैं आगे। और जब वे एक दूसरे के बीच में कामों का बंटवारा करते हैं, चाहे कोई भी काम हो, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल पत्नियां ही काम कर रही है। कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि घरेलू काम का हमारा जो सोसाइटी है उसमें हम जिस रूप में सीखे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि घरेलू काम मतलब कि पत्नी को करना है। इस तरह की बातें हमें देखने के लिए मिलता है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है, क्योंकि ये जो मुद्दा है जहाँ पर घरेलू काम की बात हो रही, ये आज कई जगह पर तलाक का कारण बन रहा है। तो हमें इन बातों की सच्चाई को जानना है ताकि हम अपने मसीही समाज से या कलीसिया से तलाक जैसी बातों को दूर कर सकें, ऐसे चीजों को दूर कर सकें जिससे मसीह का नाम खराब होता है। तो जब कामों की जिम्मेदारी बांटी जाती है तो ऐसा नहीं कि पत्नी ही सारा घरेलू काम करे, पति भी वहां सहयोग कर सकते हैं। अगर पति फ्री है तो वो सहयोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो बैठे हुए हैं और पत्नियां काम करते जा रही है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ पर पत्नियां बहुत डोमिनेट करती है और पति को कई सारी चीजों के विषय में टॉर्चर करती है, हम कह सकते हैं। लेकिन इस चीज को समझना है कि एक घर में भी हम लोग जब रहते हैं सामान्य रूप से भी, तो वहां पर सभी की भागीदारी होगी, तभी वो जो घर है वहां पर सारे काम अच्छे रूप में बढ़ेंगे। तो वही चीज पति और पत्नी के बीच में भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में एक ऑर्डर आया है कि पतियों को भी घरेलू काम में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पत्नी एक नौकरानी के रूप में उसके पास गई है, पत्नी उसकी पत्नी के रूप में गई है। और इसलिए पति को भी सहयोग करना चाहिए जहां पर हो सके। यदि पति अर्न करते हैं, कई समय उसका निकल जाता है, तो पत्नी को वहां पर समझना है कि वो ज्यादातर चीजों को खुद ही निपटाए। और हाँ, फिर भी जब भी पति को मौका मिलता है तो वो फिर भी घरेलू काम में सहयोग करे, जिससे उनके बीच में संबंध अच्छा बना रहे। तो इस प्रकार से हम उन चीजों को कर सकते हैं। यदि पत्नियां अर्न करती है और पति कुछ नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए कि पत्नियां अर्न तो करती ही हैं, फिर वे घर के कुछ काम भी कर सकती है और पति को भी उस स्थिति में घर के कुछ कामों में सहयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि हम किस प्रकार से एक
पति को घरेलू सहयोग की आवश्यकता होती है और इसके लिए दोनों ही को अपनी हाथ को बटाना चाहिए और अपना अपना प्रयास करना चाहिए। कामों का विभाजन किस आधार पर करना चाहिए? जिस काम में जो एक्सपर्ट है, जिस काम में वो अधिक निपुण है, उसके अनुसार कर सकते हैं। उससे क्या होगा, काम आसान होगा। और जब ये दोनों पति पत्नी इस रूप में कामों को बांटते हैं या एक दूसरे के सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके बीच में एक दूसरे के प्रयास की सराहना भी करनी चाहिए, एक दूसरे को तारीफ भी करना चाहिए कि हाँ, तुमने ये काम अच्छा किया। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट बीच बीच में देना चाहिए या इस प्रकार की बातें की जानी चाहिए। हो सकता है पति कोई काम उसने कभी नहीं किया था, लेकिन वो पत्नी वो आवश्यकता को देखते हुए उस काम को किया, तो पत्नी को वहां बोलना चाहिए, अरे तुमने ऐसा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था। तो इस प्रकार का वर्बल सपोर्ट जब हम लोग देते हैं रिश्तों में, तो वहां पर जो रिश्ते हैं वे मजबूत होते हैं और उन चीजों को रीइंफोर्समेंट मिलता है। मतलब वो चीजें फिर से रिपीट होती है जब इस प्रकार की सराहना एक दूसरे की करते हैं। तो जैसे पत्नी अगर बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने ऐसा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम नहीं थे तो तुम एडमिशन करा कर आए, इस तरह की बातें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो पति को प्रेरित करेगी कि वो उस तरह के काम को और भी करे। कहने का मतलब उस तरह के कामों को और रिपीट करने के लिए उसे एक तरह का बल मिलेगा, है ना। हम लोग बीएड का मैं क्लास करती हूँ, तो वहां पर हम लोग इस तरह की साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आदत जो है वो रिपीट हो, है ना, इसको रीइंफोर्समेंट लो कहते हैं, बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है कि कोई भी आदत रिपीट हो तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो कोई काम को करे, होमवर्क हर दिन करे, तो जब भी वो होमवर्क करता है तो उसे क्या किया जाना चाहिए, उसका पीठ थपथपाया जाना चाहिए या फिर उसको बोलना चाहिए तुमने बहुत अच्छा किया। उस तरीके से सपोर्ट जब करते हैं हम, इन चीजों को अपने घरेलू संबंधों में भी इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो दोनों को सराहना दिए जाने से वहां पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, सकारात्मक वातावरण बनता है और संबंध जो है मजबूत होते हैं और उस व्यक्ति को भी जो उस काम को किया उसे एक प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी अधिक उस अच्छे आदत को जारी रखूं। उसी प्रकार से पति को भी पत्नी की सराहना करनी चाहिए। और इसके साथ में कुछ ऐसे भी काम होंगे जो दोनों को संतुष्टि देते होंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी काम होंगे घर में, अभी क्योंकि हम लोग घरेलू कामों की बात कर रहे हैं, जो दोनों करना पसंद करते होंगे, तो उस प्रकार के जो काम है वो दोनों मिल करके करेंगे तो उनके बीच का संबंध और भी मजबूत हो सकता है। और ये समय मैं थोड़ी देर आपको देना चाहती हूँ, आपका क्या विचार है इस संबंध में? क्या आप जो कुछ मैं बता रही हूँ उससे सहमत हैं या फिर आप किसी और प्रकार का विचार रखते हैं? इस समय आप अपनी बातों को रख सकते हैं, मैं आपको समय देना चाहती हूँ। जी सिस्टर, समझ पा रहे हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे का ही सहयोग कर सकते हैं और वो चाहे जो भी कार्य करते हैं, चाहे भावनात्मक कार्य हो, चाहे वो शारीरिक कार्य हो, चाहे वो आत्मिक कार्य हो, यदि हम एक दूसरे को समझते हुए कार्यों को करते हैं तो वो बोझ नहीं लगता है और एक दूसरा खुशी के साथ या धैर्य के साथ उन कार्यों को कर सकते हैं। धन्यवाद सिस्टर आपके सहयोग के लिए। और भी कोई बोलना चाहेंगे कि जो बातें हम सीख रहे हैं
क्या आप भी इसको समर्थन करते हैं या फिर आप किसी अन्य प्रकार का विचार इस संबंध में रखते हैं तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और निश्चय परमेश्वर हमारे बीच में है और जब हम इन बातों को सीख रहे हैं तो ये भले ही एक पति पत्नी के संबंध में हो सकता है, लेकिन हम और सारी चीजों को भी इसके साथ में सीखते चले जा रहे हैं और इस प्रकार से हम एक अच्छे परिवार को बनाने वाले लोग होंगे। आमीन। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ क्योंकि ये सभी बातें बुद्धि की बातें हैं जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें प्रकट करता है। नेक्स्ट, या फिर हम इसको पांचवी आवश्यकता कहेंगे, एक महिला की पांचवी आवश्यकता कहेंगे और ये अंतिम आवश्यकता है। ये अंतिम नहीं है, आवश्यकताएं तो बढ़ती ही चली जाती है, लेकिन फिर भी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं जहां पर वास्तव में अगर ध्यान ना दिया जाए पति पत्नी के द्वारा तो चीजें गड़बड़ होने की बहुत अधिक संभावना है। तो उन चीजों को ही मेंशन किया गया है, तो उन्हें मुख्य रूप से 5 आवश्यकता की श्रेणी में रखा गया है। तो अगली आवश्यकता जो एक महिला की होती है वो चाहती है कि उसका जो पति हो वो अपने परिवार के प्रति समर्पित हो और एक अच्छा पिता हो। मैं फिर से इसे दोहराना चाहती हूँ कि पत्नी की जो पांचवी आवश्यकता है वो है कि वो एक ऐसा पति चाहती है जो अपने परिवार के प्रति समर्पित हो और एक अच्छा पिता हो। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है। हर एक महिला जो है वो चाहती है कि उसका जो पति हो वो परिवार के प्रति समर्पित हो। उससे क्या होता है कि महिलाएं जो है एक प्रकार की सुरक्षा की भावना को महसूस करती है। जब पुरुष अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं तो महिलाएं सुरक्षा की भावना को महसूस करती है और उस स्थिति में जब पति अपने समर्पण को दिखाता है परिवार के प्रति तो महिलाएं सुरक्षा की भावना महसूस करती है और उस वातावरण में वह स्वयं को अधिक सुरक्षा या स्वयं को अधिक अच्छे रूप में आगे बढ़ा सकती है। तो ये पत्नी की आवश्यकता है। और तो जब हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो एक अच्छा पिता हो तो पिता का कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से एक पिता कई सारी जिम्मेदारियों को लेता है और जैसे कई बार ये देखा गया है कि बच्चे जब होते हैं परिवार में तो केवल माता ही अपनी भूमिका निभा रही है, ऐसा भी देखने के लिए मिला है। तो पिता का रोल भी पति को निभाना है, यानी कि उसे भी बताना है कि मैं भी इसका पिता हूँ। उस तरह का भूमिका उसके द्वारा निभाया जाना चाहिए। जैसे कई बार पत्नियां ही उन चीजों के पीछे दौड़ धूप कर रही है, ये चीज भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब परिवार में बच्चे हो गए हैं तो पति के द्वारा भी बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, उसके साथ कुछ समय बिताया जाना चाहिए, बच्चे के साथ कुछ समय बिताया जाना चाहिए और या फिर उसके बच्चे के साथ बिताने के लिए कुछ क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए। तो इस प्रकार जब होता है तो पत्नियां उस वातावरण में बहुत ही अधिक सुरक्षित महसूस करती है। मैं महिला हूँ और इस बात को मैं सच में महसूस कर सकती हूँ। और
तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि हमने इस बात को भी देखा कि पुरुषों को फाइनेंशियली अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, आर्थिक सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ कमाने का यत्न करना चाहिए। लेकिन केवल कमा करके लाना, ठीक है, कमा करके लाना तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर चीजें यहाँ पर बात हो रही है। जब हम इस आवश्यकता में आ रहे हैं तो कमाने के बाद की बातें हो रही है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं तो पैसा दे देता हूँ, बाकी तुम देख लो तुमको क्या करना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, बच्चों के विषय में क्या निर्णय लेना है, वो सब चीजें तुम पर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नियां ये उम्मीद करती है एक पति से कि पति जो है वो परिवार के प्रति भी समर्पण दिखाए, वो भी जो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो बच्चे के संबंध में हो या फिर जो परिवार की भविष्य की योजना के संबंध में हो, उस पर वो चाहती है कि पति भी पूरे तरीके से समर्पित रहे। और इस प्रकार से जब होगा तो एक परिवार जो है अच्छे तरीके से बढ़ सकेगा। तो इसलिए क्या होगा, ऐसी बातें करने, इस महिला की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पति को अच्छा समय उसे देना चाहिए। और सिर्फ पत्नी को नहीं, पत्नी को तो समय देना ही चाहिए। हमने जो ऊपर आवश्यकताएं पढ़ी उसमें तो देखा ही कि इस प्रकार से स्नेह दर्शाने के लिए समय चाहिए, है ना। कई बार पत्नियां को कुछ नहीं चाहिए, अब अरे बस तुम मेरे साथ रहो, इस तरह का चीज उसके मुंह से निकलता है। और फिर हमने बात की अंतरंग बातचीत की, तो वहां पर भी समय चाहिए, ठीक है। तो जब पुरुष इन आवश्यकताओं को समझेंगे तो वो समय को देंगे, और इन चीजों के लिए समय निकालना जरूरी है। इन आवश्यकताओं को समझते हुए समय निकालना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर पत्नी को लगेगा कि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रहे हैं, और इस प्रकार से वो तनाव में जाएगी या फिर अन्य लोगों की ओर देखना शुरू करेगी, अन्य ऐसे सोर्सेस को ढूंढना शुरू करेगी जहां पर ये आवश्यकता पूरी हो। इस प्रकार की संभावना रहती है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को बढ़ाने के लिए वहां पर अच्छा वातावरण चाहिए, वहां पर ऐसा माहौल चाहिए। और एक परिवार को बढ़ाने के लिए भी पति को समय देना चाहिए। पत्नी को समय देने के अलावा भी उसे परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे ले जाने के लिए भी अलग से समय देने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से पत्नियां जब इस आवश्यकता को पूरे होते हुए देखती है तो वो ज्यादा सकारात्मक रूप से उस रिश्ते में अपने योगदान को दे पाती है। और पति को कम से कम, जो रिसर्च हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ रिकमेंड किए जाते हैं कि कम से कम सलाह दी जाती है कि इतना समय बिताना चाहिए। तो पति से ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो 15 जो एक सप्ताह है उसमें 15 घंटे जो है पत्नी के लिए और 15 घंटे फैमिली के लिए निकाले। जब पत्नी, यहाँ पर पत्नी अलग है, पत्नी अलग है मीन्स पत्नी परिवार की है, लेकिन पत्नी के साथ बिताया जाने वाला जो समय है वो अलग है। लेकिन उसके अलावा जो फैमिली के साथ बिताया जाना है उसमें भी कम से कम एक सप्ताह में 15 घंटा का समय पति को निकालने चाहिए। और इस प्रकार से जब होता है तो वहां पर पति और पत्नी दोनों ही अच्छे पेरेंट्स होते हैं, एक अच्छे माता पिता या एक अच्छे अभिभावक की भूमिका वो निभाते हैं। और इस प्रकार से रिश्ते जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। और जब वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी समय बिताते हैं, या हम लोग बात कर रहे हैं कि परिवार की ग्रोथ के लिए, परिवार बढ़े इसके लिए भी पति को हाथ बटाना चाहिए, या फिर हम कह रहे हैं कि समय निकालना चाहिए, तो वहां पर किस प्रकार की चीजें होंगी। तो वहां पर कुछ नैतिक शिक्षा से संबंधित होंगी, जैसे कि बच्चे या फिर परिवार आपस में ये बात करेगा कि क्या क्या चीजें बुरी है, क्या क्या चीजें अच्छी है, इस प्रकार की शिक्षा एक दूसरे को देंगे या फिर एक दूसरे से इस संबंध में बात करेंगे। और उसके अलावा एजुकेशनल डेवलपमेंट यानी कि शिक्षा से संबंधित बातें होंगी कि वर्तमान में क्या चल रहा है, या फिर अपने बच्चों को हम किस स्कूल में डालें, इस तरह की बातें।
या फिर कुछ जागरूकता की बातें एक दूसरे से कर सकते हैं कि हम आजकल जैसे हम लोग साइबर फ्रॉड देखते हैं, तो कई बार हो सकता है पति उसका सामना किया हो और पत्नी उस बारे में अनअवेयर हो, तो पति उसको पत्नी को बता सकते हैं। और इस प्रकार से जो जागरूकता की बातें हैं या फिर परिवार को बढ़ाने से संबंधित और भी आवश्यकताएं हो सकती है, जैसे नैतिक बातों के विषय में बात किया जाना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी बातें जिसके विषय में पति या पत्नी अनजान है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और इस प्रकार जब होगा तो एक परिवार जो है सही रूप में आगे बढ़ेगा। ना केवल घरेलू काम, लेकिन इन चीजों पर भी पति और पत्नी को ध्यान देना चाहिए कि वो समय निकालें। विशेष रूप से जब हम लोग पत्नी की बात कर रहे हैं, तो वो चाहती है कि पुरुष इस प्रकार से समर्पित रहे, जहां पर वो उम्मीद करती है कि वो कुछ नैतिक बातों को भी परिवार में बताए या कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी ले कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। आज ऐसे गलती हो गया, अब इस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, है ना। इसलिए भी इस प्रकार की बात जब हम लोग कह रहे हैं, तो मुझे वो वचन याद आ रहा है जहां पर हमें मिलता है कि किस प्रकार से एक विश्वासी को विश्वासी के साथ ही शादी करने पर जोर दिया जाता है। जहां पर कहा जाता है कि समान जुए में जुते, क्योंकि विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल, इस प्रकार का वचन है। तो कई बार क्या होता है, जब विश्वासी और अविश्वासी मिलते हैं, तो पत्नी या पति कोई भी हो जो अविश्वासी होता है, उसके जो नैतिक मूल्य होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। जैसे कि जो अविश्वासी होगा वो बोलेगा कि अरे क्या है, इस बार झूठ बोल देते हैं। कभी कभी तो कुछ चीजें करने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है, इस तरह का बात। और जो विश्वासी होता है वो उस तरीके से नहीं सोचता है। वो किसी भी कीमत पर झूठ बोलने को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि कम से कम झूठ झूठ बोले। वो कोशिश करता है कि कैसे चीजें व्यवस्थित हो जाए कि मुझे झूठ बोलने की नौबत ना आए। तो जब हम लोग इस बातों को देख रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार का सलाह हमें दिया जाता है वचन के द्वारा कि एक विश्वासी जो है विश्वासी से ही विवाह को करे। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर जब यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार से पति और पत्नी दोनों की भूमिका होगी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो जब ऐसा नहीं होता है, जब एक विश्वासी का मेल अविश्वासी से होता है, तो इस प्रकार की चीजें नहीं हो पाती है। क्योंकि बच्चा है, मान लिया वो झूठ बोल करके आया, तो पति तो कुछ और उसको कह दिया और पत्नी कुछ और सिखा रही है ना। और उसके साथ में जब अविश्वासी और विश्वासी का शादी होता है, तो मान लिया कि ऐसा है कि रात में परमेश्वर ने दर्शन में बात किया पति से, और वो बहुत एक्साइटेड है कि अरे आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं इस बारे में सोच ही नहीं रहा था और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, अब मैं इस दिशा में काम करना चाहता हूँ। तो जब वो ऐसा ऐसा बहुत खुश है उस बात को लेकर, फिर जब वो अविश्वासी पत्नी के पास जाएगा तब क्या होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, वो उस तरीके से सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। और इस प्रकार से जब पति उस सहयोग को महसूस नहीं करेगा, तो फिर उसके अंदर का जो आग है, जो फायर है, जो परमेश्वर ने उसके अंदर दिया है, वो बुझने की संभावना रहती है, वो धीमा होने की संभावना रहती है। और इसलिए एक विश्वासी को विश्वासी से ही विवाह करने की सलाह दी जाती है। तो मैं इन बातों को यहाँ पर इसलिए लेकर आई कि अभी जिस आवश्यकता को हम लोग देख रहे हैं, उस आवश्यकता को और भी अधिक हम समझ सकें। हाँ, और अभी वर्तमान समय में जो ज्यादातर केस आ रहे हैं तलाक से संबंधित, या फिर जो हम लोग बात कर रहे थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहे थे, जहां पर पत्नी ऐसा महसूस करती है कि उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है और वो दूसरी ओर जाने लगती है, या पति ऐसा महसूस करता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे की जो भावनात्मक आवश्यकता है
वो पूरी नहीं होती है या पूरा नहीं हो रही है, इस प्रकार की विचार दोनों के बीच में उठने लगते हैं। और जहां पर बच्चों के लालन पालन की बात हो तो वहां पर महिलाएं जो है सबसे अधिक इस प्रकार की चीज को महसूस करती है कि मेरा जो पति है बच्चों के लालन पालन में ध्यान नहीं दे रहा है, और तब तलाक की नौबत आ जाती है। तो पुरुषों को इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से वो पत्नी की इस आवश्यकता को पूरी करे, परिवार के प्रति समर्पण को दिखाए, है ना। कई बार क्या होता है, शादी तो हो जाती है लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं, दोस्ती यारी है, उसी में पुरुषों का समय बीतता है। तो इन चीजों से बचना है और परिवार में समय बिताना है ताकि परिवार को आगे बढ़ाया जा सके। और इस प्रकार से जब होता है, पति और पत्नी दोनों के द्वारा अम, आवश्यकताएं पूरी की जाती है या परिवार के प्रति समर्पण दिखाया जाता है, तो बच्चे को एक ऐसा वातावरण मिलता है, एक अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं जहां पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ये सर्वांगीण विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, जहां पर शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी वो चीजों को सीख सके। कई बार क्या होता है कि बच्चे को ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वे सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, बात करना नहीं जान पाते हैं, समाज में कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसा रहना है, उन चीजों को नहीं सीख पाते हैं। कई बार पेरेंट्स के द्वारा समय नहीं दिया गया, इस कारण से उनके अंदर नैतिक बातें नहीं आ पाती है, मोरालिटी नहीं आ पाता है, वे नहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इस तरह की बातें। तो इन आवश्यकताओं को जब मैं बोल रही हूँ तो इसके साथ में ये भी है कि इससे, इस आवश्यकता से बच्चे का विकास का प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। यदि ये आवश्यकता पूरी नहीं की गई पति या पत्नी के द्वारा, विशेष रूप से पत्नियां तो इसके लिए समर्पित रहती है, लेकिन पति से वे ऐसा उम्मीद करती है, ये आवश्यकता पूरी नहीं होती तो इसका सीधा असर जो है बच्चे के विकास पर पड़ता है। वो नहीं सीख पाता है चीजों को, या उसको समय नहीं दिया जाता है, उसका प्रॉपर केयर के लिए पेरेंट्स समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि महिलाएं भी कई बार तंग हो जाती, मैं कितना करूंगी करके वो भी छोड़ने लगती है, वो भी इग्नोर करने लगती है। इस तरह की बातें हमें देखने के लिए मिलती है। बाद में वही सभी चीजें जो हैं समस्या बनती है। आजकल जैसे महिलाएं जो है, क्योंकि दिन भर बच्चे को देख रही है और फिर एक समय होता है कि देखते देखते तंग हो गई तो सोचती कि चलो हम मोबाइल फोन दे दें, फिर वो मोबाइल फोन दे देती है। फिर बच्चे को इतना छोटे उम्र से ही, जब वो बोलना भी नहीं सीखा तब से वो मोबाइल देखने लगता है। और वो इस कारण से अभी हाल का जो सर्वे हुआ है उसमें ये देखने के लिए मिला है कि बच्चे जो है देरी से बोलना सीख रहे हैं। मतलब जो उम्र उनका होता था कि वो बोल सकें, वो अब नहीं हो रहा है, वो लेट से बोलना सीख रहे हैं। क्योंकि जब उन्हें अन्य लोगों से बातचीत करने का समय है, अ, अन्य जगह या फिर जहाँ पर मम्मी उसको कुछ बोलते हुए खिलाते रहे, उस वो चीज ना करके उसे मोबाइल दिया जा रहा है, जहाँ पर उसे कुछ बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है, वो पासिव होके, निष्क्रिय होके चीजों को सिर्फ सुन रहा है। तो इस तरह की संभावना बढ़ जाती है और इस प्रकार से विवाह के जो संबंध है वे खराब होते हैं। हम लोग अंतिम आवश्यकता देख लेते हैं जो पुरुष की है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें और भी कई सारी बातें हैं लेकिन बाकी चीजें आप अपने हिसाब से भी समझ ही जाएंगे। और हम लोग एक चीज देख लेते हैं, वो है जो पति की अंतिम आवश्यकता या पांचवी आवश्यकता जो पुरुष को आवश्यकता होती है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता होती है या उसे तारीफ की आवश्यकता होती है, हम कहेंगे। तो ये पति की आवश्यकता है और पत्नी को हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए कि वो पति का रिस्पेक्ट करे और उसकी प्रशंसा करे। और अम, पति जो है उसको आदर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस बात को हमें समझना है महिलाओं को कि पति को आदर की आवश्यकता होती है। पत्नियों को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पति को आदर दे और
जब पति को आदर दिया जाता है तो वो अपने अंदर उस प्रेरणा को महसूस करता है, जहां पर वो खुद ही उन चीजों को करेगा जो पत्नी आवश्यकता महसूस करती है। तो हमें इस चीज को समझना है कि पति को आदर की आवश्यकता होती है, और पत्नी जब ऐसा करती है तो वहां पर वातावरण जो है बहुत बदल जाता है। ठीक है, लेकिन वही उसी के स्थान पर जहां पर अनादर होता है तो पुरुष जो है बहुत ही लज्जित महसूस करते हैं, और उस प्रकार से के रिश्ते से जो है कटने लगते हैं। ठीक है, ये हर एक पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, मैं अ, परिवार में रहती हूँ तो मैं भी कुछ चीजों को कनेक्ट मतलब रिलेट कर पाती हूँ। तो मैंने इस बात को देखा है कि पतियों को या पुरुषों को सच में आदर की आवश्यकता होती है, और महिलाएं जरूर अपनी बातें भी रखें, या फिर हो सकता है कई बार होगा कि पति की बातों से असहमत हो तो उन बातों को भी आदर पूर्वक किया जाना चाहिए। जब वे आदर देते हुए ही उन बातों को रखती है, उन आवश्यकताओं को रखती है, या उस असहमति को वो उसके बीच में रखेगी, तो वो पति उस चीज को समझेगा। लेकिन जहां पर अनादर की बात होती है, डिसरिस्पेक्ट की बात होती है, तो वहां से पति जो है बहुत ही अच्छा महसूस नहीं करेगा, और वो अपनी अब में लज्जा महसूस करेगा, या हम कह सकते हैं वो हर्ट होगा, और इस प्रकार से वो उस रिश्ते में उतने अच्छे तरीके से उस रिश्ते को निभाने के लिए सहज महसूस नहीं करेगा। और हाँ, जब हम लोग मुख्य रूप से प्रशंसा की बात कर रहे हैं, तारीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में रिस्पेक्ट की भी बातें अभी हम लोग सीखें। और जो पति को जो प्रशंसा किया जाना है, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। रिस्पेक्ट की भी बहुत बड़ी भूमिका है, प्रशंसा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसके लिए तो मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी चीज में पत्नी महसूस करती है कि हाँ पत्नी ने ये अच्छा किया, या फिर पति कोई भी पहल करता है, जो डेली लाइफ है उसमें कोई भी पहल करता है, या भविष्य की योजना से संबंधित कोई भी पहल करता है, तो पत्नी को उसको एडमायर करना चाहिए या फिर उसकी प्रशंसा करना चाहिए। और जो पत्नियां जो ईमानदारी से अपनी प्रशंसा को पति के ऊपर प्रकट करती है, तो ये पुरुषों के लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, ये बहुत ही बड़ा प्रेरणादायी काम करता है। इस बात को हमें समझना है। और सच में कई बार जब हम इन चीजों को जानते हैं तो हम अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छे रूप में आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ, तो ये जो पति की प्रशंसा किया जाना है, तो किस बातों में हम प्रशंसा कर सकते हैं? जैसे अभी हम लोग सीखा कि अ, कोई नया पहल करते हैं, या फिर परिवार की कोई जिम्मेदारी उठा रहे हैं उस बात के लिए, या फिर अपना कोई विजन उसको शेयर कर रहे हैं पत्नी को कि मैं ऐसा सोचता हूँ, या फिर कोई भी चीज है उसको लेकर के आए, तो पत्नी उसकी यदि प्रशंसा करती है तो पति के लिए वो बहुत ही मोटिवेशन का काम होता है, और उसके साथ में वो अपने अंदर उस प्रकार का ग्रेटनेस को महसूस करता है, और उस प्रकार का अच्छा वो महसूस करता है कि मैं इस चीज को अच्छे से कर पा रहा हूँ, और उन चीजों को और भी अच्छे से वो कर पाएगा। तो पतियों के लिए ये प्रशंसा और आदर जो है बहुत बड़ा चीज होता है, इसे पत्नियों को ध्यान में रखना चाहिए। और पति जिस रूप में है, तो कई बार पति जो है उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत अधिक जरूरत होती है, और आत्मविश्वास की बहुत अधिक जरूरत होती है। तो ये जो आत्मविश्वास और इमोशनल सपोर्ट है, उसमें ये ईंधन की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है। यदि बीच बीच में महिलाएं अपने आदर को प्रकट करती है, या पत्नी अपने आदर को प्रकट करती है, और उसके साथ में वो इमोशनल सपोर्ट देती है, तो इससे क्या होता है, पति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, वो चीजों को अच्छे से करने के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, और उसके अंदर सेल्फ बिलीफ आता है कि हाँ मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से कर सकता हूँ, हाँ मैं अपने परिवार को अच्छे से आगे लेकर बढ़ सकता हूँ। क्योंकि पति के अंदर वो चीज है, परमेश्वर ने उसे
लीड करने के लिए बनाया है, और पति के अंदर वो चीज है, वो दर्शन देखता है, वो एक परिवार को अच्छे जगह पर लेकर के जाना चाहता है। तो जब पत्नियां इस प्रकार से सहयोग करती है, इमोशनल सपोर्ट दे करके या तारीफ करके या आदर दे करके, तो पति जिस रूप में डिजाइन किया गया वो वास्तव में प्रकट होता है। उसका जो महिमा है वो प्रकट होता है। महिमा कहने का मतलब, जैसे हम लोग इसको मैं थोड़ा से और बोलना चाहती हूँ, जैसे एक कुछ भी उदाहरण लेती हूँ, जैसे एक टॉर्च है, ठीक है, एक टॉर्च है तो वो प्रकाश देने के लिए बनाया गया है। तो हम लोग इस रूप में कहेंगे कि वो टॉर्च का जो ग्लोरी है, महिमा है, वो किस में है? वो प्रकाश देने में है। वो अगर प्रकाश नहीं देता है तो उसका कोई ग्लोरी नहीं है। उसी प्रकार से जब हम इस चीज को यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, तो पति को जब तारीफ मिलती है या फिर उसकी प्रशंसा की जाती है, तो पति जिस काम के लिए रचा गया है, जिस काम को या भूमिका के लिए रचा गया परिवार में, वो वास्तव में प्रकट होगा। उसकी जो महिमा है वो दिखाई देगी। हाँ, और जब ऐसा नहीं होता है तो पुरुष जो है अपने अंदर उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होने लगता है कि जो बच्चे हैं वो भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो मैं इस चीज को यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि हमारे लिए, हम पत्नियों के लिए जरूरी है कि हम अपने पति के बारे में अपने बच्चों के सामने क्या कहते हैं। यदि हम, हाँ, हो सकता है कि हम लोग कुछ बातों से असहमत हो, तो हमें उन बातों का भी ध्यान रखना है कि उन चीजों का करेक्शन बच्चों के सामने ना किया जाए। यदि बच्चों के सामने ही करेक्शन होता है तो क्या होता है, बच्चों को लगने लगता है कि मेरे पिताजी में या मेरी माताजी में कमी है, और फिर उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो किस रूप में आता है? अंतिम परिणाम इस रूप में होता है कि बच्चे भी कुछ समय के बाद पेरेंट्स की आलोचना करने लगते हैं। तो हमें इन चीजों से बचना है कि असहमति भी हम जताएं कि नहीं, तारीफ करते हैं पिताजी की इस प्रकार से। तो ये सभी बातें हमने सीखा, ये पति की 5वीं प्रमुख आवश्यकता में से थी, और इस प्रकार से हमने सभी आवश्यकताओं को देख लिया, और इसके विषय में हम लोग कल भी बात कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी पूछना हो या आप कुछ चीजों को हमें सिखाने के लिए, मैं विशेष रूप से प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने सहयोग किया इन बातों को सुन करके। और निश्चय मैं इसे एक बीज के रूप में देख रही हूँ, जहाँ पर हम लोग अपने परिवारों को बहुत ही अच्छा रूप में बना पाएंगे। और जैसे हमने देखा कि एक परिवार जो है एक छोटी यूनिट होती है, और उस यूनिट को हम लोग अच्छा करेंगे तो कलीसिया जो है वो भी तेजस्वी होगी। प्रभु हम सभी को आशीष करे। आमीन।